राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने स्कूल शिक्षा में एक बड़ा कदम उठाया है। कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए अब एक नया विशेष मॉड्यूल ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी का कहना है कि ये मॉड्यूल केवल एक सैन्य अभियान का विवरण नहीं है, बल्कि भारत की शांति प्रिय नीति, आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख और शहीदों के सम्मान का प्रतीक है। इस मॉड्यूल में विस्तार से बताया गया है कि किस तरह भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और सटीक हवाई हमले कर उन्हें तबाह किया। बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि साहस, जिम्मेदारी और मानवीय मूल्यों का एक ऐसा उदाहरण है जिससे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। लेकिन इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का मानना है कि इससे न केवल नई पीढ़ी को देश की सैन्य ताकत और शौर्य गाथा की जानकारी मिलेगी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को वो जान सकेंगे। कांग्रेस भी इस पहल का स्वागत कर रही है, लेकिन उसका कहना है कि पाठ्यक्रम में सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि आजादी के बाद हुए सभी सैन्य अभियानों की भी जानकारी दी जानी चाहिए। किताबों में अब ऑपरेशन सिंदूर, बच्चे पढ़ेंगे सेना के शौर्य का पाठ। एनसीईआरटी का बड़ा फैसला, कक्षा 3 से 8 तक ऑपरेशन सिंदूर, वीरता की गाथा। कक्षा 9 से 12 तक ऑपरेशन सिंदूर, सम्मान और बहादुरी का मिशन। 9 आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले का विवरण। 7 ठिकाने लश्कर और जैश से जुड़े सेना ने तबाह किए। S-400 सिस्टम का जिक्र, ड्रोन और दुश्मन विमान ध्वस्त। हमलों में कोई नागरिक हताहत नहीं। मुस्लिम समुदाय के समर्थन का भी उल्लेख। देश के छात्र छात्राओं को शहीदों की वीर गाथा, सेना की युद्ध कौशल की वीर गाथाएं ये पढ़ाना ही चाहिए। अगर हम हमारे देश के सेना और सैनिकों की वीर गाथाओं को अगर हमारे छात्रों को नहीं पढ़ाएंगे तो देशभक्ति कहां से आएगी उनके अंदर। ये ऑपरेशन सिंदूर कोई छोटा मोटा आंदोलन या ऑपरेशन नहीं रहा है। एनसीईआरटी अगर इतिहास को तोड़ फोड़ के अपनी किताबों में लिखेगी, क्या एनसीईआरटी ने 71 का युद्ध जिसमें हमने एक देश के चीज के 2 टुकड़े कर दिए, उसका इतिहास बताने की जरूरत नहीं है देश की बच्चों को। इतिहास लिखा जाए बराबर, सिंदूर का भी लिखा जाए, कारगिल का भी लिखा जाए, 1971 का भी लिखा जाए। कुल मिलाकर एनसीईआरटी का ये कदम छात्रों को वीरता और शौर्य से परिचित कराने की पहल है। बीजेपी इसे देशभक्ति का पाठ बता रही है, जबकि कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। उसका कहना है कि शिक्षा को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर अब केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई बहस और नई दिशा का कारण भी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे, दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को अब एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों में पढ़ाने का ऐलान हो गया है। अब चूंकि ऐलान हुआ पाठ्यक्रमों में पढ़ाने का, तो निश्चित तौर पर इसका रिएक्शन भी आना था, प्रतिक्रिया भी आई, विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया आई, सत्ता पक्ष के दलों की प्रतिक्रिया आई। लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है कि एक ऐसा अभियान जिसने दुनिया को दिखा दिया भारत के नए दौर की ताकत कितनी है, और ये एक ऐसा अभियान था जिसमें आप देखिए कि सिंगल नो कैजुअलिटी, किसी एक व्यक्ति की कोई हताहत नहीं हुआ कि किसी नागरिक की कोई इसमें मौत हुई हो। इतना प्रीशियस, इतना बिल्कुल सटीक ऑपरेशन आज तक नहीं हुआ। तो सैन्य की जो सेना की, हमारी भारतीय सेना की जो ताकत है, उसके बारे में बच्चों को बताया जाएगा। साथ ही ये एक आंदोलन, ये जो एक अटैक था, ये केवल युद्ध का या किसी से बदला लेने का ऐसा केवल एकमात्र ये हमला नहीं था, ये एक शांति की भी पहल थी। और जब भारत को लगा कि हमारा जो मकसद था, जो हमारा टारगेट था, वो हमने पूरा कर लिया, तो युद्ध विराम कर दिया। तो ये इस बात का भी उदाहरण है कि कितना संघर्ष करना, कब तक करना और कब उसको
शांति प्रदान कर देना। क्योंकि आप ये देखिए कि दुनिया में जितने युद्ध हो रहे हैं वो युद्ध शुरू तो हो गए, हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन लड़ते लड़ते 2-3 साल हो गया। और सबसे प्रमुख बात है आज का दौर ये है कि जो आपको बीच बचाव की बात करते हैं वही आपको झगड़ा करवा रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश ये चाहते हैं कि भारत युद्ध में उलझे, या जो भी ग्रोइंग जो बढ़ता हुआ देश है वो युद्ध में उलझ कर रह जाए और हम इकोनॉमी के बादशाह बन जाएं। यही इस युद्ध के दौरान भी देखने को मिला कि विदेशी ताकतें इन्वॉल्व हुई, अमेरिका जैसी महाशक्ति इन्वॉल्व हुई, झूठा नैरेटिव बताया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि मैंने युद्ध विराम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संसद में ऐलान किया कि किसी ने युद्ध का विराम नहीं किया और सीधे डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई दोनों देशों के बीच और तब फिर संघर्ष विराम हुआ। लेकिन उन्होंने ये भी चेताया कि ये अभी संघर्ष रुका नहीं है, यदि ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और भी होंगी देश के खिलाफ तो फिर ये अभियान के तहत ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। तो एक बड़ा निर्णय है एनसीईआरटी का कि बच्चों को इस बारे में बताया जाएगा और निश्चित तौर पर बताया भी जाना चाहिए। बचपन से ये बच्चे जाने, हमारी सेना का ताकत जाने, हम शांति की पहल कैसे करते हैं ये जाने, हमारे सैनिकों के पराक्रम के बारे में जाने और नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है युद्ध के बारे में, जैसे S-400 का इसमें बड़ा बखूबी इसका जो उपयोग किया गया कि बिल्कुल सटीक निशाने मारे गए S-400 और उनकी जितनी मिसाइलें थी सब के हमले नाकाम कर दिए गए। तो ये नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी बच्चों को बताया जाएगा। तो आज चर्चा इसी पे होगी, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नजर। ऑपरेशन सिंदूर को सिलेबस में शामिल करने के क्या है मायने? ऑपरेशन सिंदूर को सिलेबस में शामिल करना कितना सही कदम? ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित सिलेबस छात्रों को कितनी प्रेरणा देगा? और कांग्रेस क्यों उठा रही है ऑपरेशन सिंदूर सिलेबस पर सवाल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट शिवम शुक्ला ऑनलाइन जुड़े हैं। शिवम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अमित तावरे जी हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत शिवम आपसे ही, क्या जरूरत आन पड़ी साहब शिवम इसमें पाठ्यक्रम में शामिल करने की? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाने का प्रयास किया है। छात्रों को हमारी सेनाओं का जो अदम्य शौर्य, साहस और पराक्रम है उसके बारे में जानकारी मिल सके, और जिस प्रकार से जब भी किसी हमारे शत्रु ने हमारी ओर नजर उठा करके देखने की जरूरत और साहस किया है तो हमारी सेनाओं ने जिस प्रकार से एक डिसिसिव उसका प्रतिकार किया है और जो राजनीतिक इच्छा शक्ति भी उनको उस दौरान मुहैया कराई गई वह भी अपने आप में अविस्मरणीय है। और जिस प्रकार से निहत्थे सिविलियंस के हाथों पर आतंक के जो कुछ लोग थे जो आतंक को पोषित और पल्लवित करने का काम करते थे, तो उनकी पूरी सोच को ध्वस्त करने में हमारी सरकार ने सफलता को पाया था। उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत सेना के साहस, पराक्रम और शौर्य की रही थी। उन्होंने अद्वितीय कहीं न कहीं उस पूरी युद्ध के काल में अपनी वीरता का परिचय दिया था। तो उसके बारे में छात्रों को अगर हम पढ़ाएंगे तो ऐसा कोई ये चीज नहीं लगेगी किसी पुराने जमाने में ऐसी घटना घटित हुई थी। ये तत्काल की घटनाएं छात्रों को एक अविस्मरणीय प्रेरणा से भर देंगे। तो स्वाभाविक तौर पर उस दृष्टिकोण के साथ, उस मानसिकता के साथ और उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी, काल समय परिस्थितियों में किस प्रकार का नेतृत्व ने उसमें साहस दिखाया था, ये तमाम चीजें छात्रों को बताने के उद्देश्य के साथ ऐसा एक उसमें परिवर्तन किया गया है। और जो आतंकवादी लोग, जो आतंकवाद के आश्रयदाता थे, जो उनके समर्थक हैं, उन तमाम लोगों को भी एक क्लियर और बहुत ही डिसिसिव मैसेज जो हमारी सरकार ने दिया था वह भी हमारी आने वाली भावी पीढ़ी को पता चल पाए। तो उस दृष्टिकोण के साथ इस प्रकार से निर्णय सरकार लेती है। और कांग्रेस पार्टी जो बात करी 71 के युद्ध की, 71 के युद्ध की क्या पृष्ठभूमि थी? अगर हम बांग्लादेश के बनने की बात करेंगे, कांग्रेस की पीठ थपाएंगे, तो सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान की बनने के लिए भी कांग्रेस की आलोचना करनी पड़ेगी। तो तमाम चीजें थी। और उस वक्त जो इंदिरा जी के नेतृत्व में उनकी सरकार के दौरान जो सफलता हुई थी उसको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। फिर कारगिल में जब हमने विजय प्राप्त की तो उसके बारे में भी छात्रों को लगातार पढ़ाया जाता है। तो उसी प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर भी हमारी 21वीं सदी में एक निर्णायक क्षण था हमारे देश के इतिहास में। और हमने पूरी दुनिया को, जो भी दुनिया भर के जो देश जो आतंकवाद के लिए अपने निजी हितों के लिए आतंकवाद के विषय पर समझौता कर लेते थे,
हमने उनको आईना दिखाने का काम किया और एक निर्णायक इसमें अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन भारत की सरकार ने किया था, हमारे सीमा सुरक्षा बलों ने किया था, और उन सभी को अद्वितीय नमन करते हुए हम इस चीज को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने जा रहे हैं। ठीक बात। अच्छा अमित जी, जैसे उन्होंने आपके प्रश्न का बिना सवाल के ही जवाब दे दिया वैसे तो, लेकिन फिर भी अब ये वैसे देखा जाए है तो गर्व की बात देश के लिए, और यदि नए बच्चों को इस भारत से परिचय कराया जाए तो मुझे ऐसा लगता है शायद आपकी भी आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। देखिए, भारतीय सेना का शौर्य अपने आप में अद्वितीय है और एकमात्र मुझे लगता है दुनिया में ऐसी सेना है कि जहाँ पे सभी तरह के लोग, 140 करोड़ के देश के हर वर्ग के लोग सेना में हैं। लेकिन हर बात को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना, भारतीय जनता पार्टी कहती तो बहुत है कि राजनीति से दूर रखना चाहिए इन सब मामलों को, लेकिन हमने सबने देखा है कि जब ये ऑपरेशन हुआ था उसके बाद बड़े बड़े फ्लैग्स, मोदी जी आर्मी की ड्रेस में और ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ है, करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए प्रचार के। उसके बाद रोड शो हुआ, सब लोग उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके की राजनीति जब आप इन सब सारे मामलों में करते हो तो आपके हर कदम पर शंका उठती है। अब आपने प्रश्न का बात करी तो मैंने प्रश्न तो पूछा ही नहीं, प्रश्न तो मैं अब पूछूंगा कि यदि आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हो, ठीक है करो, आपकी सरकार है, आप कर सकते हो, तो क्या ये भी बताओगे इस देश की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी का एक बेहुदा मंत्री जब ये सब ऑपरेशन सिंदूर सफल हो रहा था तो किस तरीके से उस निर्लज्ज विजय शाह ने हमारी सेना की एक बहन के खिलाफ आपत्तिजनक जो टिप्पणी करी थी, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कभी शर्म नहीं आई और वो व्यक्ति आज भी कैबिनेट मंत्री बना हुआ है। क्या ये भी बताओगे बच्चों को? उसके बिना तो अधूरा है। दूसरी बात, क्या इस ऑपरेशन या इस हमले के बाद, इनकी विदेश नीति की बात कर रहा हूं मैं, कोई एक देश जिसने पाकिस्तान की निंदा की हो? क्यों आखिर पूरी दुनिया के दौरा करने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी ने अरबों रुपए मिटा दिए, हर जगह का दौरा कर दिया, छोटे से छोटे देश, बड़े से बड़ा देश, क्यों इनके समय में पहली बार ऐसा हुआ? आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं योगीराज जी, और हमारे रंजन साहब भी बैठे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बराबर तराजू से तोला गया हो? हमने ये बयान सुने हैं, बड़ा दुख हुआ है कि हिंदुस्तान भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या कभी आपने सुना? जब भी हमला होता था पूरी दुनिया एक सुर से पाकिस्तान का विरोध करती थी और निंदा करती थी। अब ये कह रहे हैं दुनिया के देश कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद से लड़ रहा है। ये इनकी विदेश नीति की पोल है। तो क्या ये किताबों में पढ़ाएंगे कि इनके समय में देश को ये बातें सुनना पड़ रही थी? वो फिंगर रेस कर रहे हैं, जवाब देना चाहते हैं। जी शिवम। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अमित तावरे जी इस भ्रम से बाहर निकल जाएं कि दुनिया में हमेशा इनके साथ देश खड़े थे। पहले अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ जब 71 का युद्ध हो रहा था तो अमेरिका अपना एक बेड़ा भेजने के लिए तैयार था, जो अगर रूस उस समय पे हमारी सहायता के लिए नहीं आता तो भारत की समुद्री सीमाओं के बाहर उनकी पूरी एक फ्लीट खड़ी हुई थी पाकिस्तान का सहयोग करने के लिए। तो देखिए, न्यूट्रलिटी, प्रत्येक देश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपने जो निजी हित है, उस देश के हित है, उसको लेकर के इस प्रकार के विषयों पर स्टैंड लेता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पश्चात और इवन पीवी नरसिम्हा राव जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी इस विदेश नीति की इस जो एक रियलिस्टिक अप्रोच है उसको समझा था और एक टेक्टोनिक शिफ्ट भारत की विदेश नीति के क्षेत्र में लिया था। जब हमने इजराइल से भी संबंध स्थापित किए थे और उन्हीं संबंधों का लाभ हमें 99 के युद्ध में भी मिला था। अटल जी की सरकार ने उन संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने का काम किया था। तो कई बार तो ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक के जो एक एजेंडा था उसके कारण यह जो एक फिलिस्तीन की आइडियोलॉजी और उद्देश्य है उसके साथ जाकर के खड़े हो जाते थे। तो हमारी सरकार ने अपने देश के हितों को वरीयता पर रख करके अपनी विदेश नीति को डिफाइन किया। और आज जब दुनिया भर की महाशक्तियां हमारे खिलाफ हैं तो अटल जी की ही सरकार थी हमारी जिसने निर्णायक रूप से परमाणु का परीक्षण किया था और उसी अमेरिका को आकर के हमारे साथ न्यूक्लियर डील अंतोगत्वा करनी पड़ी। और उसी प्रकार से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने पूरी दुनिया को दिखाया है कि हम किसी भी कीमत पर किसी अन्य देश को अपनी जो एक सोवेरेनिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे। तो अमित जी भी इस देश के नागरिक हैं। अगर प्रधानमंत्री का अपमान कोई विदेशी राष्ट्रपति करता है, कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष करता है
है सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए, तो सर्वोच्च पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं ये चिंता का सबब होना चाहिए। और ये जो दलगत संकीर्णताएं हैं, इनसे ऊपर जाकर के जब हम विदेश नीति की बात करें, अगर ट्रंप अपमानित कर रहे हैं भारत को, तो हम मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करे, वो समूचे भारतवर्ष के गौरव पर और हमारे आत्मबल पर चोट करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप उनके बयान में अपनी कहीं ना कहीं सरकार पर विश्वास न करके उनके साथ खड़े हो जाएंगे, तो ये तमाम चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जवाब 1 मिनट अमित का ले लेते हैं, फिर चलेंगे रंजन जी। जी अमित जी क्या कहना चाहिए? मैं 10 सेकंड लूंगा बस। बिल्कुल बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग या तो सबको बेवकूफ समझते हैं, या ये सोचते हैं कि सबसे ज्यादा, हालांकि शिवम मेरे बहुत छोटे भाई हैं, बहुत प्रिय हैं, मेरे बहुत विद्वान हैं, मुझसे भी ज्यादा हैं, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हम तो लगातार बोल रहे हैं, संसद से लेकर सदन तक और सड़क तक। राहुल गांधी जी ने कहा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि वो नरेंद्र मोदी जी के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ट्रंप ऐसी बातें कर रहे हैं। ट्रंप 32 बार बेइज्जती कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने यह कहा था कि यदि दम है तो नरेंद्र मोदी जी एक बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। वो लगातार बेइज्जती कर रहे हैं। देश की 140 करोड़ जनता, सारा विपक्ष आपके साथ था इस ऑपरेशन में, लेकिन इतने डरपोक प्रधानमंत्री हमने नहीं देखे आज तक के इतिहास में। 71 की बात करी मेरे छोटे भाई ने। इंदिरा जी ने क्या कहा था कि आपको जो करना है आप करिए, लेकिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े हम करके रहेंगे, और विजयश्री हासिल करी और पूरी दुनिया को दिखाया था। आपसे अमित जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देश के 3 टुकड़े हुए थे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं हुए थे। भारत का ही एक हिस्सा जो ईस्ट पाकिस्तान आप था, अपने हिसाब से सोच रहे हैं, आप कोई नई, ये आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आखिर क्यों डर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने में? आखिर उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी है? वो क्यों इतना अपमान बर्दाश्त कर रहे हैं? यदि कोई उनकी राजनीतिक मजबूरी है, कोई व्यवसायिक मजबूरी है, अडानी या अंबानी के कारण कोई मजबूरी है, तो उनको देश के सामने रखना चाहिए। सारा विपक्ष, वो देश की जनता जो है वो नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में खड़ी है, लेकिन इतनी हिम्मत दिखाएं, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर बोले कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप तय करता है क्या, कि या डोनाल्ड ट्रंप से सर्टिफिकेट हमें मिलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपके चैनल पे बैठा हूं, ये बात जब होती है, नरेंद्र मोदी जी ने क्यों कहा था अब की बार ट्रंप सरकार? किसने कहा था आप दूसरे देश में जाके वहां पे किसी व्यक्ति का प्रचार करें? किसने कहा था आपकी नमस्ते ट्रंप किसने आयोजन करा था गुजरात में? जब तो आपके दोस्त थे ना वो। आपने किसके आधार पर करोड़ों रुपए इस देश की जनता का टैक्स के रूप में बहाया था? ठीक है अमित जी, चूंकि बहुत देर से मैं रंजन जी का वेट वो भी कर रहे हैं, एक कमेंट उनका भी ले लेते हैं। रंजन जी, वैसे ये जो सेना के शौर्य का मामला हो, चाहे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का मामला हो, चूंकि आजकल की जो सैन्य जो संघर्ष है, या सैन्य जिसको युद्ध संघर्ष की बात अपन करें, उसमें ये जो नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, क्योंकि आने वाला जो युद्ध जो हो रहा है, आने वाला समय जो है, वो अब तो नेक टू नेक आमने सामने की फाइट का युद्ध तो बचा नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी की ये लड़ाई है कि कैसे आप यहाँ बैठ के आप हजारों किलोमीटर दूर अपने दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इस टेक्नोलॉजी का तो पराक्रम, मतलब पूरा परचम पूरी दुनिया में भारत ने फहराया कि आपने बाउंड्री क्रॉस किए और इतने सटीक निशाने लगाए कि जहां आपको गिराना था वहां गिराए, और देखिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। मतलब ये इस चीज का भी ध्यान रखा गया। एक तो तरीका वो होता है कि आप जाएं और बम फेंक दें या जो भी हमले कर दें, और इस बात का ध्यान ही नहीं रखें कि नीचे कौन खड़ा है, वहाँ अस्पताल है कि वहाँ स्कूल है कि वहाँ कॉलेज है। तो ये जो सटीकता का जो परिचय दिया भारत की सेना ने, और ये जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का जो बखूबी जो उपयोग किया गया, तो मुझे ऐसा लगता है ये इसके बारे में बताया भी जाना चाहिए और पढ़ाया भी जाना चाहिए। हाँ योगीराज जी, देखिए आपने बड़ा सही सवाल उठाया है। 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो 21st सेंचुरी की देखा जाए तो पहली लड़ाई है, कारगिल 99 में हुआ था, तो उसके बाद कोई युद्ध हुआ नहीं। तो 25 साल में भारत तैयार कहाँ पे है लड़ने के लिए, क्योंकि लड़ाई डेली होती नहीं, होना भी नहीं चाहिए। जब वार होता है तभी हमारा प्रिपेयर्डनेस पता चलता है, हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। और सरकार को यही काम कि जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अब जो वाकई बिल्कुल सही अपने जो युद्ध के तरीके हैं पूरे विश्व में बदल गए हैं। देखिए यूक्रेन जैसा छोटा राज्य, छोटा देश रूस के सामने 3 सालों से डटा खड़ा है। जहां जहां भी आप लड़ाई देखिए, ये आज का देख लीजिए, लड़ाई चल रही है तो कोई पीछे नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है। तो जिसके पास जो टेक्नोलॉजी का पावर रहेगा वो सुपर पावर या उसका एज रहेगा उसमें।
तो ऑनलाइन पहले के जैसे चलता था भाले और उससे बहुत आगे बढ़ गया था। हालांकि तो एक बात बिल्कुल बताओ सही रंजन जी, कहा मैं आपने। आपको इस बात से आप भी हो जी, सकता है सहमत जी, हो। यूक्रेन को अपन जी। कह सकते हैं कि यूक्रेन जो है रशिया के सामने बिल्कुल किला लड़ा के खड़ा है, लेकिन यूक्रेन के पीछे ताकतें बहुत हैं। और बिल्कुल सही बात है। यही आज के दौर की सबसे बड़ी, जिसको कहें कि गलत बात उसको कह सकते हैं, अच्छी बात भी कह सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए लड़वाने वाले लोग ज़्यादा हैं और मजे लेने वाले लोग ज़्यादा हैं। नहीं, वो बिल्कुल जो ओपनिंग स्टेटमेंट आपका था सही है। जो भी वर्ल्ड पावर्स हैं, चाहे रूस हो, अमेरिका हो, चाहे चीन हो, इवन अब देखिए जो पाकिस्तान का 80% हम्म, जो वेपन्स हैं वो चीन से आ रहा है। बिल्कुल। तो जो भी बड़े पावर्स, अमेरिका है, रूस, सबको हथियार बेचना है। हथियार तभी बेच, इसके लिए लड़ाई करते रहे। जी। इनका पूरा ध्येय लड़ाई होती रहे और टेंशन बना रहे बॉर्डर बिल्कुल। पे। जब तक टेंशन नहीं बना रहेगा, हमें हथियार नहीं चाहिए होगा। बिल्कुल तो ठीक। वर्ल्ड पावर बिल्कुल उनका नीति यही है, उसी पे सरवाइव कर रहे हो, उसी में इकोनॉमी चल रही है। तो बाहर से भले हमारा पेट थपथपा रहे हो, पीछे पाकिस्तान का थपथपा देंगे, चीन के साथ गलबैया कर लेंगे। तो बिल्कुल फैक्ट है आज का। बिल्कुल और बिल्कुल। आज का वर्ल्ड उतना ही बटा हुआ है योगी राज जी, जो सेकंड और फर्स्ट में था। आज जब कोई देश खड़ा होता है तो साथ में वो देश जुड़ जाते हैं, क्योंकि ठीक बात सबके कह हित रहे जुड़े हैं हुए हैं। आप और बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान का किस तरह से चीन ने सपोर्ट किया है, बहुत खुले तौर पे और बेशर्मी के तरीके से। बिल्कुल ठीक जो बात कह रहे हैं टेक्नोलॉजी का चीन ने बिल्कुल। किया है, अच्छा, बड़ा एक बेशर्मी युद्ध तरीके तो से किया एक है। युद्ध तो ये है ही जो आमने सामने का। एक युद्ध इकोनॉमिक युद्ध है जो दिखता नहीं है लेकिन जी, हो रहा है। जी, जो अभी जैसे जी, जी। जो ट्रंप जो धमका रहे हैं, अनाप शनाप जी, जो जी। टैरिफ लगा रहा है, ये भी एक युद्ध है। ये इकोनॉमिक ये को भी युद्ध तोड़ने है। का है। तो इन और सब बड़ा की इंटरेस्टिंग क्या है जी, सारे आप कुछ बोल रहे थे। जी, मैं बस एक शिवम जी के पास में जाना चाह रहा था थोड़ा सा, चूंकि क्या है कि एक तो ये पाठ्यक्रम जी, में शामिल समझ- किया गया है, तो मैं एक तो टॉपिक पे आ जाऊं। दूसरा, शिवम जी एक बात ये सही है, ये कितने हिस्सों में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी इसको शायद तीसरी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक, फिर 9 से लेकर 12 तक। तो एक किसका, यदि आपके पास कुछ एक मॉड्यूल आपको पता चला तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं, तो उस पर भी थोड़ा अपन चर्चा करें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अभी बहुत प्रारंभिक स्तर पर इस विषय में एक चर्चा छिड़ी है और इसके माध्यम से इसमें तो कम से कम किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई चीज पाठ्यक्रम में जोड़ी जा रही है जो हमारी सेनाओं के भी मनोबल को बढ़ाने का काम करती है और भावी पीढ़ी के लिए एक कहीं ना कहीं आदर्श और प्रतिमान भी स्थापित कर पाने में सफल होती है, तो स्वाभाविक तौर पर हमारी सरकार का पुरजोर प्रयास है कि इसको एक कॉम्पाइलेशन के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए और छात्रों की भावना के अनुरूप सैन्य जो एक हमारा गौरव है उसको पाठ्यक्रम में शामिल करके इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। और लगातार सरकार ऐसी नवाचार वाली नीतियां, नवाचार वाली चीजों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर रही है। इससे पहले भी हमने देखा है कि हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से तमाम ऐसे जो आक्रांताओं का इतिहास था इत्यादि चीजें थी उनको दरकिनार करते हुए शौर्य और साहस की जितनी भी इस प्रकार से एक कहीं ना कहीं विरोध की राजनीति थी, स्वाधीनता के लिए संघर्ष था, अपने आत्मबल और आत्मगौरव को बचाए रखने का संघर्ष था, इन तमाम चीजों को पाठ्यक्रम में शामिल किया है और उसी तर्ज पर इसको भी लेकर के आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है। अच्छा अमित जी, आप ये देखिए, अभी आपकी डिमांड पार्टी की तरफ से है कि साहब वो वाली चीज़ें भी पढ़ाई जानी चाहिए, 71 का युद्ध भी पढ़ाया जाए और जो भारत के जो अभियान और चलाए गए वो भी पढ़ाया जाए। सवाल सिर्फ यहाँ पे ये होता है कि देखिए आपके पास भी अवसर था, ये स्कूली बच्चों को पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि उस समय की सरकारों पर फोकस हो सकता है कि औरंगजेब, बाबर, गुलाम, इन सब पे ज़्यादा रहा हो। दूसरा, इस दौरान वो भी हुआ कारगिल के लोग, कारगिल को लेकर भी आप पर ही आरोप लगता है कि आप तो उसका विजय दिवस ही नहीं मनाते, कारगिल युद्ध का। तो कहने का आशय सिर्फ इतना सा आ रहा है, चाहे वो बीजेपी वाले हो चाहे कांग्रेस वाले, वो भी ये सवाल आपसे उठाते हैं कि जो आज आप प्रश्न कर रहे हैं इसको दुरुस्त करने का मौका तो आपके पास भी था। बड़ी हास्यास्पद बात है ये, 71 का युद्ध हुआ। नहीं, हास्यास्पद वाली बात क्या है इसमें? बहुत भाई, मैं बताता हूं, आप पढ़ा सकते थे उसको शामिल में, 71 हुआ आप पढ़ा सकते थे उसमें शामिल में। बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि जो सवाल विपक्ष को करना चाहिए और जिस बात का लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को करना चाहिए वो सवाल नहीं होते हैं। हालांकि ठीक है, अपनी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। 71 का युद्ध हुआ, मैं तो उस टाइम पैदा नहीं हुआ था, मुझे कैसे पता है ये? मैंने तो पढ़ा है ना। आप मुझे मौका दें अभी 15 मिनट का, तो मैं बता देता हूं कहां पढ़ा है। बताइए क्या बता रहे हैं? हाँ, और नहीं, मेरा मतलब केवल इतना था, मेरा देखिए आज कर रही है, देखिए मेरा कहना है शामिल करना, तो आपके पास तो अवसर था, शामिल कर देते। ये हमने सब शामिल करा है।
तो कहाँ गया वो? हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, तो ये अलग बात है, मैंने तो पढ़ा है। कहाँ विजय जब दिवस मैं का? 88 में पैदा हुआ और मैं जब स्कूल गया तो मैंने पढ़ा है, और इनके सरस्वती विद्या मंदिर में ही पढ़ा है। इंदिरा गांधी जी का तो फिर इतिहास, काय को डिमांड कर रहे हैं 71 भूपेंद्र का गुप्ता जी? इतिहास। कांग्रेस क्यों डिमांड कर रही है अभी? नहीं, कि वो साहब शामिल कर देते इसको। देखिए, पता नहीं मैं कहां बता से पढ़ लिया आप। मैं बिल्कुल आपकी बता पार्टी रहा हूं। डिमांड कर रही है कि आप शामिल करिए, उसके पहले आप कह रहे हैं पढ़ चुका हूं मैंने। मैं ये बिल्कुल बता कंट्रोवर्सी रहा हूं। होती है। अब मैं बिल्कुल बता रहा हूं आपको। एक लास्ट कमेंट में ले लेता हूं रंजन जी का। मेरे को आप बोलने का मौका नहीं दोगे 10 तो सेकंड कैसे आपको, काम चलिए चलेगा? बताइए आप। मेरा ये कहना है, और भूपेंद्र गुप्ता जी का, पूरी पार्टी का सिर्फ एक कहना है, आप अपने हिसाब से जोड़ते हो और अपने हिसाब से घटाते नहीं, हो। पार्टी डिमांड कर रही है आपकी। हाँ, निश्चित तौर पे कर रही है। ये देखिए, भी जो पढ़ाया आप जाना चाहिए। सेना का शौर्य जो कर रहे हो ना, भूपेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि ये हम इसके खिलाफ हैं, ना मैं ये बोल रहा हूं कि हम इसके खिलाफ हैं। ठीक बात। लेकिन आप सारा इतिहास पढ़ाओ भाई। ठीक बात, आपके ठीक मंत्री है, का इतिहास आपकी बात पढ़ाओ। आ गई, बिल्कुल। और 10 सेकंड और, बस। आपने स्वाधीनता संग्राम का कहा, तो आपको यह भी पढ़ाना चाहिए कि संघ ने 70 साल झंडा नहीं लहराया अपने कार्यालयों में। ठीक बात, वंदे मातरम ठीक को है। लोग शाखाओं में नहीं गाते ठीक है अमित हैं। भाई, तो ये सब सारी चीजें भी टाइम आपको इतना ही पढ़ाना था, चाहिए। समय इतना ही था। इस वार्ता को यही विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।